नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। संयुक्त राष्ट्र में रूस और अमेरिका के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि मॉस्को ने पश्चिमी देशों को सरेआम लुटेरा कह डाला। उधर पुतिन ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर नया दांव चल दिया है और ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप भारी धर्म संकट में फंस गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हलचल बंगाल के रण में है। यूपी के योगी के खास आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री ने ममता बनर्जी के गढ़ में बवाल मचाया हुआ है। महुआ मोइत्रा से लेकर अखिलेश यादव तक भड़के हुए हैं। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि एजेंटों को जमीन खोदकर बाहर लाएंगे। बुलेटिन में इन तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान पर यूएन में भिड़े रूस पश्चिमी देश। रूस ने पश्चिमी देशों को कहा लुटेरा। पुतिन अराक्ची की मुलाकात। ईरान से बोले पुतिन शांति के लिए करेंगे सब कुछ। ईरान के नए प्रस्ताव पर धर्म संकट में फंसे राष्ट्रपति ट्रंप। शर्तों से नाखुश हैं ट्रंप। बंगाल में योगी के सिंघम की एंट्री से बवाल। महुआ बोली हीरोगिरी संभाल के करिए। बंगाल में तैनात किए गए आईपीएस अजय पाल शर्मा पर भड़के अखिलेश, दी कड़ी चेतावनी। अब शुरू करते हैं ईरान पर यूएन में भिड़े रूस और पश्चिमी देशों से। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान का खुला समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध के समय समुद्री रास्ता रोकना उसका अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस और पश्चिमी देशों के बीच भारी बहस हुई। रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने ईरान का बचाव करते हुए अमेरिका और यूरोप को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश पाखंडी हैं और वो बिना वजह ईरान को निशाना बना रहे हैं। रूस के मुताबिक अगर किसी देश पर हमला होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए समुद्री रास्ता रोक सकता है। नेबेंजिया ने पश्चिमी देशों की तुलना समुद्री डाकुओं से कर दी जो काला झंडा लेकर लूटपाट करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ खुलेआम समुद्र में डकैती कर रहा है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन द्वारा रूसी जहाजों पर किए जा रहे ड्रोन हमलों की भी कड़े शब्दों में निंदा की। रूस और चीन पहले ही सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को रोक चुके हैं जो समुद्री रास्ते को खोलने के लिए लाया गया था। रूस का मानना है कि इस पूरे विवाद के लिए ईरान नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की नीतियां जिम्मेदार हैं। अब इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इन दिनों पूरी दुनिया की यात्रा पर निकले हैं। पाकिस्तान का 2 बार दौरा करने के बाद वो सीधे रूस पहुंचे। मॉस्को पहुंचने पर उन्होंने अपनी पाकिस्तान यात्रा को बहुत ही सफल और सकारात्मक बताया। वहां उन्होंने पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लंबी चर्चा की। अराक्ची के मुताबिक शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान के साथ उनकी सलाह मशवरा बहुत शानदार रही। अब वो रूस के साथ मिलकर जंग खत्म करने का कोई नया रास्ता खोजना चाहते हैं। हालांकि शांति के दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अभी पूरी दुनिया में सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में ईरान का रूस और पाकिस्तान के पास जाना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को भरोसा दिया है कि रूस पश्चिमी एशिया में शांति के लिए हर संभव मदद करेगा। सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से खास मुलाकात की। इस बैठक के दौरान पुतिन ने जंग रोकने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने साफ कहा कि रूस शांति की बहाली के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करेगा। पुतिन के मुताबिक ये कदम सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में होगा। रूसी सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति के इस बयान को दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बताया। पुतिन चाहते हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द शांति लौट आए और हालात सामान्य हों। पूरी दुनिया की नजरें अब पुतिन की इस पहल और उसके होने वाले असर पर टिकी हुई हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने शांति के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक ईरान हॉर्मुज जल डमरूबंदी को दोबारा खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले अमेरिका को पहले पूरी तरह जंग को खत्म करना होगा। ईरान चाहता है कि वॉशिंगटन इस बात की गारंटी दे कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज के रास्ते व्यापार और परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा बाद के चरणों में होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि पहले शांति होगी तभी दूसरी बातें होंगी। व्हाइट हाउस को यह प्रस्ताव मिल चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के प्रस्ताव से खुश नहीं है क्योंकि इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया था। अधिकारी ने ट्रंप के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो ईरान के नए शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। जानकारों का कहना है कि ट्रंप को बिना परमाणु मुद्दे के कोई भी डील मंजूर नहीं। अगर वो अभी मान जाते हैं तो ईरान पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। हालांकि रास्ता बंद रहने से अमेरिका में पेट्रोल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ट्रंप के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाए या सुरक्षा। फिलहाल ट्रंप ने दोबारा बमबारी शुरू करने के विचार पर भी अपनी हिचकिचाहट दिखाई है।
व्हाइट हाउस का कहना है कि वो प्रेस के जरिए किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो केवल वही फैसला लेंगे जो अमेरिकी जनता के हित में हो। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर भी खबर है। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपके पसंद और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। यूएई बोला परमाणु बम के बिना ईरान का सुपर पावर जैसा बर्ताव। ईरान ने अमेरिका को किया जलील, बोले जर्मन चांसलर। ईरान ओमान के बीच डील, हॉर्मुज जलडमरू बंद पर बनी सहमति। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मिलाया हाथ। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगास ने कहा कि ईरान बिना परमाणु हथियारों के भी महाशक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने ईरान के हालिया हमलों को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की आक्रामकता कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये सब बहुत पहले से प्लानिंग करके और सोच समझ कर किया गया था। यूएई का मानना है कि ईरान अब सुपर पावर की तरह अपनी ताकत दिखा रहा है। गल्फ देशों ने हमेशा कोशिश की कि ईरान के साथ तनाव कम रहे। उन्होंने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने दिया। इसके बावजूद ईरान ने इलाके में तनाव बढ़ाने का एक रणनीतिक फैसला किया। गरगास ने ये बात कही। गरगास के मुताबिक अब पुराने तरीकों से ईरान को रोकना मुमकिन नहीं। मिडिल ईस्ट में अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और चुनौतियां बढ़ गई हैं। ईरान का ये रवैया पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होगा। अब दुनिया को ईरान के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संकट ने अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और उनकी अलग अलग प्राथमिकताओं को उजागर कर दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के हाथों अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका पूरी तरह मात खा रहा है। मर्ज के मुताबिक ईरानी कूटनीतिज्ञ अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि अमेरिकी अधिकारी बार बार इस्लामाबाद जा रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं। जर्मन चांसलर ने अमेरिका को चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे जंग शुरू करना खतरनाक है। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मर्ज ने इस पूरी स्थिति को बेहद खराब और बिना रणनीति वाली कोशिश बताया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर कुछ अहम समझौतों पर सहमति बन गई है। ईरान और ओमान दोनों ही समुद्री रास्ते के किनारे बसे हुए पड़ोसी देश हैं। अराक्ची ने कहा कि साझा हितों को बचाने के लिए दोनों देशों का साथ होना जरूरी है। अब दोनों देशों के एक्सपर्ट्स इस मामले पर आगे की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए ठोस समाधान चाहिए। हालांकि ओमान ने अभी तक किसी लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने का जिक्र नहीं किया। फिर भी दोनों देशों के बीच ये बातचीत जंग रोकने की दिशा में बड़ी उम्मीद जगाती है। इजरायल के दो बड़े विपक्षी नेताओं नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने नेतन्याहू सरकार को गिराने के लिए हाथ मिला लिया है। इस नए चुनावी गठबंधन का नाम टुगेदर रखा गया है। बेनेट ने इसे देश के लिए सबसे बड़ा देशभक्ति का काम बताया। लैपिड का कहना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए साथ आए। ये दोनों नेता पहले भी 2021 में नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर चुके हैं। इस बार के गठबंधन ने अरब पार्टियों को अपने साथ नहीं रखा है। बेनेट ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय की सीमा तय करेंगे। हालिया सर्वे बताते हैं कि ये नया गठबंधन नेतन्याहू को कड़ी टक्कर दे सकता है। गौरतलब है कि नेतन्याहू इस वक्त भ्रष्टाचार के मामलों और गजा जंग को लेकर भारी दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने भी उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। बुलेटिन में अभी खबरें और भी हैं, आगे देखिए। बंगाल चुनाव, आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल, मचा बवाल। टीएमसी ने खोला मोर्चा, कहा आईपीएस अजय पाल का विवादों से नाता। आईपीएस अजय पाल पर भड़के अखिलेश यादव, दी कड़ी चेतावनी। और शाह का वादा, चुनाव बाद भी रहेगी सुरक्षा, वोटर से कहा डरो मत। पश्चिम बंगाल के बीच यूपी कैडर के योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा पुलिस अफसर आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक चेतावनी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में अजय पाल शर्मा एक उम्मीदवार के घर जाकर उनके परिवार को धमकाते दिखाई दे रहे हैं। वो साफ लहजे में कह रहे हैं, या तो सुधर जाओ वरना बाद में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया। बीजेपी का दावा है इस बार चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो को महज एक चुनावी साजिश करार दिया। टीएमसी का कहना है कि लोगों को डराने के लिए यह क्लिप जानबूझकर फैलाई जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बीजेपी ने एक्स पर शेयर किया और इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि तो बीजेपी अपने हैंडल से पोस्ट कर रही है, सब सही चल रहा है, फिर चुनाव ही क्यों चल रहा है।
महुआ मोइत्रा ने भी मोदी और योगी पर तंज करते हुए लिखा, हीरोगिरी थोड़ी संभाल के करिए। तृणमूल कांग्रेस ने आईपीएस अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें उनके पुराने विवादों की याद दिलाई। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग ने एक विवादित अफसर की बंगाल में पैराशूट से उतारा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अजय पाल का पुराना रिकॉर्ड भ्रष्टाचार और साजिशों से भरा पड़ा है। टीएमसी ने याद दिलाया कि रामपुर में तैनाती के दौरान उन पर पैसे लेकर पोस्टिंग देने के आरोप लगे थे। इतना नहीं, उन पर एक महिला को फर्जी केस में फंसाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। टीएमसी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ये बंगाल है, इसे उत्तर प्रदेश समझने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी ने अपनी समय सीमा लांघी तो उन्हें इसका लोकतांत्रिक तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीएमसी के मुताबिक एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर को किसी भी पक्ष के लिए काम नहीं करना चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के अफसरों से बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताते हुए उनके खिलाफ सख्त जांच की चेतावनी दी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर अपने पुराने एजेंट बंगाल भेजे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन अधिकारियों ने पहले रामपुर और संभल में भी ऐसे ही खेल किए थे। अखिलेश के मुताबिक ये लोग अधिकारी नहीं बल्कि किसी खास संगठन के अंडरग्राउंड सदस्य हैं। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि सही समय आने पर इनकी गहरी जांच कराई जाएगी। अखिलेश बोले कि ऐसे लोगों को ना भागने देंगे और ना ही जमीन में छुपने देंगे। उन्होंने कहीं से भी खोद कर लाया जाएगा और सजा दी जाएगी। अखिलेश ने साफ कर दिया कि दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी, इन एजेंटों से कुछ नहीं होगा। उधर पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं कि अजय पाल शर्मा वहां ऑब्जर्वर हैं या जिले के एसपी। अमित शाह ने बंगाल के लोगों को भरोसा दिया है कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सेना सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के वोटरों के मन से डर निकालने के लिए बहुत ऐलान किए। सोमवार को कोलकाता के बेहाला में एक विशाल रैली के दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का पक्का भरोसा दिया। शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को बिना किसी डर के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डालें। उन्होंने साफ किया कि चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल 7 दिनों तक बंगाल में ही रुकेंगे। गृहमंत्री के मुताबिक नतीजे आने के बाद होने वाली किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब आपको इलाके के कुंडों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके दिग्गज मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इस दिन 142 सीटों पर मतदान होगा जो राज्य सरकार का भविष्य तय करेगा। सबसे बड़ी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती पेश कर दी है। ममता के अलावा उनकी कैबिनेट के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की साख भी दांव पर है। कोलकाता पोर्ट सीट से कद्दावर नेता फिरहाद हकीम दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अलीगंज सीट पर खेल मंत्री अरूप विश्वास को बीजेपी और वामपंथी दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं बलीगंज से वरिष्ठ मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इन सीटों पर मुकाबला इतना त्रिकोणीय है कि किसी की भी राह आसान नहीं दिख रही है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.